So the next lecture of this series is related to spectrum. It will be covering CLO1 and CLO2. The contents of this lecture are as follows. First, we will have a look at spectrum, and then we will study its different types, which are frequency hopping spectrum and direct sequence spectrum. अच्छा जी, let's start with spread spectrum. ये क्या है? It is basically a technique in which transmitted bandwidth is larger than the information signal bandwidth. मतलब हम यहाँ पे जो हमारी transmitted bandwidth होती है वो काफ़ी information signal की bandwidth से बहुत ज़्यादा होती है. इसको हम ये भी कह सकते हैं bit rate of spreading sequence is much higher than the input data. मतलब जो आपका spreading sequence का bit rate है वो आपके input data से बहुत ज़्यादा है. Increasing the bandwidth of baseband message सिग्नल विद द हेल्प ऑफ सूडो रैंडम नॉइज़. अब आप ये देखें कि ये बेसिकली आपके बेसबैंड सिग्नल की बैंडविड्थ है और ये आपका स्पेक्ट्रम है. तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी बैंडविड्थ को, जो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ है, उसको आप स्प्रेड आउट करेंगे. तो दिस इज़ द स्प्रेड स्पेक्ट्रम. यहाँ पे अगर आप देखें तो हेयर वी हैव इनपुट बैंडविड्थ, जिसको मैं बी कह सकती हूँ. तो जब ये स्प्रेड हो जाएगा तो आपकी बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. मतलब ये स्प्रेडिंग ऑफ बैंडविड्थ हो जाएगी. मतलब जब आपकी इनपुट बैंडविड्थ जो है इस स्पेक्ट्रम टेक्निक में से पास होगी तो इसकी ओवरऑल बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. अब इसको हम स्प्रेडिंग फैक्टर और प्रोसेसिंग गेन की बात करते हैं. जो BSS है वो बेसिकली L इंटू बी होता है. ठीक है, L क्या होता है? BSS ओवर B, और L को हम TB ओवर TC भी कह सकते हैं. मतलब अगर हम BSS जो आपकी स्प्रेडेड बैंडविड्थ है और B आपकी जो इनपुट बैंडविड्थ थी, इन दोनों की रेशो जो है वो आपका स्प्रेडिंग फैक्टर या प्रोसेसिंग गेन होती है फॉर एनालॉग सिस्टम. और अगर हमें इसी को बिट ड्यूरेशन ओवर चिप ड्यूरेशन की बात करूं तो वो डिजिटल सिस्टम की बात हो जाती है. सो दिस इज़ प्रोसेसिंग गेन. और स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या है कि आपने अपने इनपुट सिग्नल के बैंडविड्थ को स्प्रेड कर देना है बाय यूजिंग सम टेक्निक. और वो टेक्निक्स क्या हो सकती हैं वो हम अभी आगे देखेंगे. Now the question arises, why do we need spread spectrum, or what are the advantages of spread spectrum? The first advantage is security. Pseudo noise is being added with the input signal, so security is enhanced since pseudo noise is only known at sender and recipient side. मतलब आप spread spectrum से अपने सिग्नल की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके लिए सूडो नॉइज़ या एक रैंडम वेरिएबल यूज़ करते हैं जो कि रैंडम इन नेचर होता है और सिर्फ ट्रांसमीटर और रिसीवर पे इसका पता होता है. इसकी वजह से हमें ये नहीं पता होता, जो हमारा हैकर होगा उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि जब आपका जो सिग्नल है उसको आपने कैसे, उसकी वेव फॉर्म बन रही है बिकॉज ऑफ रैंडमनेस ऑफ सूडो रैंडम कोड. Then the second is immunity to distortion. Signal is random due to PN, so signal has more immunity against noise. Obviously अब हमारा सिग्नल रैंडम इन नेचर बन जाएगा बिकॉज ऑफ सूडो रैंडम कोड, जिसकी वजह से सिग्नल की इम्यूनिटी नॉइस या डिस्टॉर्शंस के अगेंस्ट बहुत बेहतर हो जाएगी. The third advantage is persistent to interference or jamming. Signal is no more narrowband, so jamming is not possible. अब आप देखें कि जब हम सिग्नल का ओवरऑल बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे तो सिग्नल वाइड बैंड हो जाएगा और वो नैरो बैंड नहीं रहेगा. इस वजह से अगर हम जैम करना चाहें ऐसे सिग्नल को तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. वी मे बी इट माइट बी पॉसिबल दैट वी आर एबल टू जैम सर्टेन part of or certain frequencies of signal, but it is not possible to jam a wideband signal. That's why and thus it means because of spectrum we are not only able to enhance security or immunity of our signal, but we are also making it more persistent or against jamming. This is the block diagram of spread spectrum. This is आप कह सकते हो कि ये एक जेनेरिक सी ब्लॉक डायग्राम है. यहाँ पे आपके पास इनपुट डाटा है जिसकी बैंडविड्थ B है और ये अब आप यहाँ पे मॉड्यूलेशन हो रही है और फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र है. ये फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र जो है फ्रीक्वेंसीज जनरेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस PN सीक्वेंस, और देन एट द आउटपुट ऑफ दिस मॉड्यूलेटर, जिसको हम स्प्रेडर भी कह सकते हैं, हमारे पास जो बैंडविड्थ आएगी इनपुट डाटा की वो काफ़ी ज़्यादा होगी. मतलब
हमारा नैरो बैंड सिग्नल जो है वो वाइड बैंड सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एट द रिसीवर साइड डीमॉड्यूलेटर हम यूज़ करेंगे और वही सारी फ्रीक्वेंसी जो हमने ट्रांसमीटर पे यूज़ की थी उन्हीं को फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर के हम लेके अपना सिग्नल डीमॉड्यूलेट करेंगे और एट द आउटपुट वी विल गेट आउटपुट डाटा। And the first classification of spread spectrum is frequency hopping spread spectrum. This is the block diagram of FHSS. Here we have original signal and then modulator or spreader is being used, and here we have frequency synthesizer. अब आप देखें जो PN जनरेटर है वहाँ से कोड की हर कोड के लिए हम कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी जो है कैरियर की यूज़ कर लेंगे। अगर हम 3 बिट कोड लेंगे तो वी विल बी यूजिंग 8 डिफरेंट कम्बिनेशंस। अब ये डिफरेंट कम्बिनेशंस है। PN सीक्वेंस जनरेटर जो है ये कोड्स इसमें टेबल में से मतलब हर टेबल के अगेंस्ट एक फ्रीक्वेंसी असाइन कर देगा और ये फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर अगर F1 को ले रहा है तो मतलब अगर कोड 000 आ रहा है तो वो F1 उठा लेगा फ्रीक्वेंसी, और अगर 001 आ रहा है तो वो F2 की फ्रीक्वेंसी पिक कर लेगा और अकॉर्डिंग टू दैट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या स्प्रेडिंग होगी। कोड विल बी सिलेक्टेड एंड अकॉर्डिंग टू दैट कैरियर फ्रीक्वेंसी विल बी सिलेक्टेड। मतलब सबसे पहले कोड सेलेक्ट किया जाएगा PN जनरेटर का, PN जनरेटर कोड सेलेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली कैरियर फ्रीक्वेंसी विल बी पिक्ड अप। इन फ्रीक्वेंसी होपिंग फ्रीक्वेंसी विल बी चेंजिंग आफ्टर सम इंस्टेंट। हम इसे फ्रीक्वेंसी होपिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर इंस्टेंट के बाद आपकी सर्टेन इंस्टेंट के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रही है। जैसे ही आपका कोड चेंज होगा आपकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती जाएगी। इस वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो हॉप करेगी, कभी F1 पे, कभी F2 पे, कभी F3 पे। तो ये हॉपिंग की वजह से, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग की वजह से इस स्पेक्ट्रम की टेक्निक को हम फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कहते हैं। अब ये आप फ्रीक्वेंसी हॉपिंग की देखें, यहाँ पे आपका टाइम इंस्टेंट 1 2 3 इसके अगेंस्ट हमने ये वर्टिकल लाइंस लगा दी हैं एंड देन वी हैव फ्रीक्वेंसी F1 F2 और इसके अगेंस्ट हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी हैं। अब आपकी फ्रीक्वेंसी देखें मतलब ये एक एग्जांपल है कि फ्रीक्वेंसी इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच टाइम स्लॉट। टाइम स्लॉट 1 में F3 थी, टाइम स्लॉट 2 में F1 हो जाएगी, फिर टाइम स्लॉट 3 में F6 पे चली जाएगी और इस तरह से अपना पैटर्न जो है वो चेंज करती रहेगी। सो इसको हम ये कहते हैं कि दिस इज़ फ्रीक्वेंसी हॉपिंग, कि हर टाइम इंस्टेंट पे आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी कर रही है। अच्छा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जैमिंग इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज योर फ्रीक्वेंसी इज़ कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग इन ईच टाइम स्लॉट। अच्छा, अब अगर हम इसको कंपेयर करें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से, इन FHSS विद रिस्पेक्ट टू टाइम चैनल इज़ चेंजिंग। मतलब आपका यहाँ पे FDM में आपका चैनल जो है फ्रीक्वेंसी एक चैनल के ऊपर थ्रू आउट सेम रहती है। मतलब अगर आप चैनल 1 की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी 1 पे काम कर रहा होगा, चैनल 2 विल बी वर्किंग एट फ्रीक्वेंसी 2। ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। लेकिन FHSS में आपका चैनल 1 कुछ देर के लिए F1 पे चला जाएगा, कुछ देर के लिए F3 फ्रीक्वेंसी पे हॉप करेगा। मतलब चैनल 1 में कुछ देर के लिए F1 फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ देर के लिए F3 होगी, कुछ देर फिर F1 आ जाएगी और फिर F4 आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइम कॉन्स्टेंट। सो दिस इज़ हाउ FHSS वर्क एंड दिस इज़ how FDM works। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, इट्स मेजर एप्लीकेशन इज़ इन ब्लूटूथ, जहाँ पे 1 सेकंड के अंदर 625 टाइम्स फ्रीक्वेंसी हॉप करती है या चेंज होती है। मतलब 625 टाइम्स फ्रीक्वेंसी आपकी एक चेंज होगी विद इन 1 सेकेंड। और इसकी जो सेकेंड एग्जांपल है दैट इज़ जॉइंट ऑप्टिकल रेडियो सिस्टम। अच्छा, अब हम सेपरेट स्पेक्ट्रम की दूसरी टेक्निक पे आ जाते हैं विच इज़ डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। इट इज़ अ डिजिटल स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। FHSS इज़ एनालॉग स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक वेयर एज DSSS इज़ डिजिटल स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। ब्लॉक डायग्राम इसकी ऐसे है, ओरिजिनल डाटा होगा PSK में से पास होगा एंड देन मॉड्यूलेटर तक आएगा। यहाँ पे आपके पास बैंडविड्थ भी है, मॉड्यूलेटर से पास होकर बैंडविड्थ स्प्रेड हो जाएगी और वाइड बैंड सिग्नल बन जाएगा। यहाँ पे अगेन आपके पास PN सीक्वेंस है, लेकिन अब आपके पास फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर नहीं है बल्कि एक चिप जनरेटर है और दिस चिप जनरेटर जनरेट्स चिप्स एंड सीक्वेंसेस विच आर इन द फॉर्म ऑफ +1 एंड -1। तो ये चिप जनरेटर जो है +1 और -1 की फॉर्म में सीक्वेंस जनरेट करेगा और आपका सिग्नल को मॉड्यूलेट करेगा एंड एट द आउटपुट वी विल बी गेटिंग DSSS सिग्नल। सो BSS क्या होगा? ये आपका स्प्रेडेड या नैरो बैंड बैंडविड्थ है और B जो है वो ओरिजिनल सिग्नल की बैंडविड्थ है। और प्रोसेसिंग गेन हम ये कह सकते हैं कि ये बिट ड्यूरेशन ओवर चिप ड्यूरेशन होगा।
अच्छा, अब हम DSSS वेवफॉर्म देख लेते हैं कि हाउ वी कैन ड्रॉ इट्स वेवफॉर्म। सपोज वी हैव डाटा 1 0 1। अच्छा, अब आपने स्प्रेडिंग कोड जो है वो आपका 0 1 0 1 1 0, देन अगेन 0 1 0 1 1 और फिर अगेन 0 1 0 1 1। ये आपका स्प्रेडिंग कोड है, मतलब एक बिट के लिए ये स्प्रेडिंग कोड यूज़ हो रहा है, 0 बिट के लिए सेम कोड यूज़ हो रहा है, 1 बिट के लिए भी सेम कोड यूज़ हो रहा है। तो हमने यहाँ पे अब हम डाटा 1 को क्या करेंगे और इनको आपस में कैसे ले सकते हैं, हमें एक्सॉर करना है। एक्सॉर क्या कहता है कि अगर आपकी सेम बिट्स होंगी देन आपको 0 असाइन करना है, और अगर डिफरेंट बिट्स होंगी तो आपको 1 असाइन करना है। तो जब हमारे पास 1 और 0 होगा, इट मीन्स डिफरेंट बिट्स है, तो 1 आ जाएगा। जब 1 और 1 होगा, सेम बिट्स है, तो 0 हो जाएगा। 1 और 0 है, डिफरेंट बिट्स हैं, 1 आ जाएगा। 1 1 के साथ सेम बिट्स है, 0 हो जाएगा। 1 1 के साथ सेम बिट्स है, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सॉर आ जाएगा। जब आपका सेम बिट्स आएंगी तो आपने 0 असाइन कर देना है, जब डिफरेंट बिट्स आएंगी तो आपने 1 असाइन करना है। अच्छा, इसके बाद आपने इस एक्सॉर को इन्वर्ट कर देना है, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। जहाँ पे आपका 1 था वहाँ पे 0 आ जाएगा, जहाँ पे 0 बिट थी वहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। मतलब आपने पोलैरिटी जो है वो थ्रू आउट चेंज कर देनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि सिंस वी आर यूजिंग लॉजिक हम क्या कौन सी लॉजिक यूज़ कर रहे हैं कि हमारा जो 1 है वो शो कर रहा है प्लस वोल्ट को और 0 शो कर रहा है माइनस वोल्ट को। सो इन्वर्ट एक्स और इंटू एक्स नॉर, मतलब इस वजह से, इस लॉजिक की वजह से कि जहाँ पे हमने 1 को प्लस 1 के वी के साथ शो किया और 0 को माइनस वी से शो किया है, तो जो हमने एक्सॉर आपको एक्सॉर के बाद एक्स नॉर भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये लॉजिक यूज़ करो कि 1 को आप माइनस वोल्ट के साथ माइनस वी के साथ शो करो और 0 को प्लस वी के साथ शो करो, देन सिंपली एक्सॉर इट एंड देयर इज़ नो नीड टू इन्वर्ट इट और टू अप्लाई एक्सनॉर। मतलब अगर आपकी लॉजिक डिफरेंट हो जाएगी देन यू डोंट नीड टू परफॉर्म दिस लास्ट ऑपरेशन विच इज़ inversion of XOR. So at this stage only XOR is sufficient because your logic is different. But if we are using logic that 1 is equal to plus V and 0 is equal to minus V, then you have to perform one additional step which is inversion of XOR. जो DSS है तो उसकी सबसे मेजर एप्लीकेशन जो है वो CDM है, विच इज़ कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब हम CDM की स्प्रेडिंग और डी स्प्रेडिंग देख लेते हैं। सपोज़ किया कि जी हमारा यूज़र 1 का डाटा जो है वो 0 0 है और स्प्रेडिंग कोड जो है वो 0 1 0 1 है। अब आपको पता है कि कोड आपका 0 1 0 1 है, 2 बिट्स हैं, तो ये 2 दफ़ा आ जाएगा। और डाटा आपका पहले क्या है 0, तो ये आपका थ्रू आउट 0 आ गया, फिर 0 है तो ये थ्रू आउट 0 आ गया। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको स्प्रेडिंग को जो स्प्रेडिंग कोड है डाटा को एक्सॉर कर रहे हैं। अब जब आपने यहाँ पे इसको एक्सॉर किया तो सेम बिट्स के लिए हमारे पास 0 आ गया, और यहाँ पे आपने इन दोनों को ऐड करोगे 1 0 1 आ जाएगा, 0 0 0 होगा, 1 0 1 होगा और 0 0 0 हो जाएगा। सो और इसी तरह से 1 0 1 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा और 0 0 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम एक्सॉर कर रहे हैं, इस वजह से सेम बिट्स के लिए 0 आ जाएगा और डिफरेंट बिट्स के लिए 1 आएगा। सेम बिट 0, डिफरेंट बिट्स 1। सो टू ट्रांसमिट 2 बिट्स वी विल हैव टू ट्रांसमिट 8 चिप्स। मतलब अब आप देखो कि ऑल्दो आपका डाटा ये था 0 0 था, लेकिन अब आपने जब इसको स्प्रेडिंग कोड से मल्टीप्लाई किया है तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग 2 बिट्स नाउ यू हैव टू ट्रांसमिट 8 chips which are 0 1 0 1 0 1 0 1. So similarly we can say that the user 2 has data which is 1 0 and its spreading code is 0 0 1 1. So now we have to spread the signal. Code is 0 0 1 1 0 0 1 1. Bit 1 is 1. So just write 1 1 1 1 4 times, and then bit 0 is second bit is 0, so you can write 0 4 times, that is 0 0 0 0. Now XOR its different bits, 1 different bits 1, same bit 0, same bit 0, same bit 0, same bit 0, different bits 1, different bits 1. So the user 2 spreading message is 1 1 0 0 0 0 1 1.
अब आप ये देखें कि ये आपका यूज़र 3 का डाटा है विच इज़ 1 1 और इसका स्प्रेडिंग कोड है 0 0 0 0। नाउ यू हैव टू सेपरेट द सिग्नल एंड कोड विल बी 0 0 2 बिट्स हैं, 2 दफ़ा लिख लेंगे। बिट 1 जो है 1 है तो इसको हमने 4 टाइम्स लिख लिया। बिट 1 सेकेंड बिट इज़ अगेन 1 तो इसको भी हमने 4 टाइम्स लिख लिया। अब दीज आर डिफरेंट बिट्स थ्रू आउट डिफरेंट बिट्स, सो वी विल बी गेटिंग 1 1 1 1 1 1 1 1। नाउ कंबाइन ऑल 3 सिग्नल्स। अब जो हमारे पास यूज़र 1 था, यूज़र 2 था, यूज़र 3 था, मतलब आपने ये सारे इनको करना है। नाउ टू अवॉइड एडिशनल स्टेप यूज़ 0 को आप +1 के साथ शो कर दो और 1 को -1 के साथ शो कर दो। एक काम आप ये कर सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं कि इनको ऐड करवा दें और उसके बाद आप उसको मतलब दूसरा लॉजिक यूज़ कर लें। मतलब हम लॉजिक क्या यूज़ करें कि 0 को +v के साथ शो करें और 1 को -v के साथ शो करें। तो यहाँ पे आपको एक एडिशनल स्टेप XNOR का करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाह रहे, नहीं, यहाँ पे आपको XNOR का स्टेप नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमारी लॉजिक 0 के लिए +1 है। अगर हमारी लॉजिक 0 के लिए -1 और 1 के लिए +1 होगी देन आपको एक एडिशनल स्टेप करना पड़ेगा। नाउ टू अवॉइड दैट एडिशनल स्टेप वी कैन डू दिस कि 0 1 में 0 हमने प्लस लॉजिक के साथ शो कर दिया, 1 को हमने माइनस लॉजिक के साथ शो कर दिया। 0 +V -1 +1 -1 +1 -1। अब यूज़र 2 का डाटा था उसमें 1 1 0 0 0, तो 1 1 को -1 से असाइन कर दिया, 0 0 को +1 से कर दिया, 1 1 को अगेन -1 से किया। यूज़र 3 जो है वो थ्रू आउट 1 है जो कि, और 1 जो है उसको हमने -1 से शो किया है, तो आपने ये थ्रू आउट कर लिया। अब कॉम्पोजिट सिग्नल के लिए इन तीनों को आपने ऐड करना है, +1 -1 -1, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से -1 -1 -1, तो ये -v आ जाएगा। आप इन तीनों सिग्नल्स को बिट बाय बिट ऐड कर लोगे और ये आपका कंपोजिट सिग्नल बन जाएगा। अब यहाँ पे हम डीसेपरेटिंग कर रहे हैं CDMA की, इसको ध्यान से देखें। हमारे पास कंपोजिट वेव फॉर्म आ गई है। कंपोजिट वेव फॉर्म आपने पिछली स्लाइड से ली है जिसमें आपने तीनों यूज़र्स के डाटा को ऐड कर दिया था। और यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने 0 के लिए जो लॉजिक ली है वो आपने +1 से उसको शो किया है और 1 को आपने -1 से शो किया है। ये आपका कंपोजिट सिग्नल आ गया। अब यूज़र 1 का कोड जो आपने जब स्प्रेडेड कोड था कि आपने जिसमें यूज़र 1 की बिट्स को स्प्रेडिंग कोड के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो वहाँ पे आपके पास 0 1 0 1 0 1 0 1 आ रहा था। अब 0 को हमने +1 के साथ शो कर दिया +1 बिट के साथ, और 1 को हमने -1 के साथ शो किया। फिर अगेन 0 था तो उसको +1 के साथ शो किया है और यहाँ पे 1 था तो उसको -1 के साथ किया है। अब आप क्या कर रहे हैं कि बिट बाय बिट इसको -1 इंटू 1 किया, -1 आ गया, -3 इंटू -1 किया, 3 आ गया, 1 इंटू 1 किया, 1 इंटू 1 किया, -1 इंटू -1 किया, 1 आ गया। अब देखें आपने जो, अब आप क्या करने लगे हैं कि बेसिकली इन सारों को पहली 4 पॉइंट्स को या 4 सिंबल्स को आप लेके ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। हम इसको 4 से क्यों कर रहे हैं डिवाइड, क्योंकि जो स्प्रेडिंग कोड की लेंथ थी वो 4 थी और इस वजह से हमने जो हमारा हमने 4 बिट्स को उठाया स्टार्ट की और उसको ऐड किया और 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये 4/4 1 आ गया। मतलब हमारी यहाँ पे 1 बिट आई थी और यहाँ पे उसके बाद हमने अगेन इसको इसी तरह से आखिरी 4 बिट्स को लिया या 4 डिजिट्स को लिया, उनको ऐड किया, 4 जो कि लेंथ ऑफ स्प्रेडिंग कोड है उससे डिवाइड किया तो 1 आ गई। तो हमारे पास यहाँ पे हमने 1 को रिप्रेजेंट किया है, मतलब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 और यहाँ पे भी 0, तो इट मीन्स के मतलब यहाँ पे जो 1 है वो बेसिकली क्या शो कर रही है, वो आपकी 0 बिट को शो कर रही है और यहाँ पे भी जो 1 आ रहा है वो 0 बिट को शो कर रहा है। तो यूज़र 1 का डाटा 0 0 बन जाएगा और ये वही डाटा है जो कि हमने स्टार्ट में ट्रांसमिट किया था। तो इस तरीके से हमने CDMA की एप्लीकेशन देखी है कि कैसे स्प्रेडिंग और डीस्प्रेडिंग हो सकती है। तो ये स्टेप्स आप ध्यान से अपने जहन में रखें। तो और इसमें जो मेन चीज़ है वो आपकी लॉजिक है कि आप कौन सी लॉजिक यूज़ करें। अगर आप 0 के लिए 1 यूज़ करें और 1 के लिए -1 यूज़ करें देन यू डोंट नीड टू इन्वर्ट द आउटपुट, बट इफ़ यू आर यूजिंग -1 for 0 and +1 for 1 then you have to invert the logic. So this is all about for today's lecture. Thank you.